सो हेलो नमस्कार गुड इवनिंग स्वागत वेलकम। आई विश मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। आज थोड़ी सी आवाज टूटी फूटी आपको नजर आ सकती है बट डोंट वरी, दिल के जज्बात एकदम बढ़िया तरीके से आप तक पहुंचेंगे। मैंने अभी तुरंत जो है डाबर हनी टेस्ट लिया है। कहा जाता है कि ये तुलसी मुलेठी से बना हुआ एक गुणकारी तत्व है, आयुर्वेदिक है, जो आपकी आवाज को धीरे धीरे ठीक करता है। और मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों से बात करते करते मेरी आवाज भी ठीक हो जाएगी। ओके, सो हियर वी आर। हम लोग जो हैं आपके सामने चीजों को आप बढ़िया से ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। जो जो टॉपिक मैं आपके बीच में डिस्कस करने जा रहा हूं, यहां पर या और कहीं पर भी पढ़ाऊंगा तो दिल से, और मुझे पता है आप लोग पढ़ेंगे भी अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर आइए जरा हम चीजों को डील करने की कोशिश करते हैं और जरा समझने की कोशिश जो करते हैं। उससे पहले दो जरूरी बातें, वो ये है कि अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब पर एक टॉपिक लिया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप सब लोगों को जानकारी होगी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप लोगों के लिए एक 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कितना? 4 मार्क्स का। तो आप लोग जो हैं उस टॉपिक पर जाके थोड़ा सा बढ़िया से डिस्कशन है जो कर लीजिएगा। मतलब उस 1 घंटे की क्लास के अंदर आपने उसको देख लिया, फिर जो मैंने नोट शेयर किया वो अगर आपने उसको ढंग से ऑब्जर्व कर लिए तो पीआईएल में से नंबर नहीं कटेगा। मतलब 4 में से 3 नंबर तो अपन आसानी से लेके आ ही जाएंगे। ओके ओके, नाउ मूविंग है। अब आपके सामने कौन सी क्लास की बात कर रहा हूं पता चल गया? मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर क्लास को लेकर। सी, ये जो आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सेगमेंट है वो आपके बीच में अवेलेबल है, तो इसलिए इसको जाके जरूर देख लेना। इतना ही नहीं, यहां पर आप लोगों के पास एक मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। कौन सी प्लेलिस्ट? नीचे आइए, नीचे आइए। यहां पर आपको क्लास क्लास की, ये देखिए, इस पे जब आप क्लिक करेंगे क्लास क्लास की प्लेलिस्ट के ऊपर, तो आपको क्या है, यहाँ पर कई सारे जो अलग अलग क्लास क्लासेस है वो सारी देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, तो इस लिस्ट के अंदर आपको ये करना है, इसमें जो जो आपसे रिलेवेंट है, एक तो ये क्लास आपके लिए काम की है, बहुत बढ़िया से इसको समझाने का प्रयास किया है, तो कोशिश करना कि इस क्लास को मिस ना करें आप। ये भी आपके 2 नंबर कवर कर सकती है, और इजीली इस क्लास को देखने के बाद मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि आपके 2 नंबर नहीं कटेंगे। ओके, सीपीसी वगैरह, उसके अलावा अगर आप बात करें अपन यहाँ पे, जैसे ये आईटी एक्ट, ये आपके जो साइबर क्राइम्स है ना, सुन रहे हैं आप लोग? साइबर क्राइम को लेकर जो क्लास है उसको बढ़िया तरीके से जरूर डील करना। साइबर क्राइम के अंदर आपके अलग से कुछ प्रैक्टिस सेशन भी करवाऊंगा मैं, और एक इसको भी अटेंड जो कर लीजिएगा। अपने मन में ऐसा विचार 1% भी मत लाना कि सर हमने तो 499 599 रुपीज दिए, हमको सारी की सारी क्लासेस ऐप पे चाहिए। वो अलग पार्ट है। 70% हम लोग वहां पे भी कर रहे हैं और 30% वहां पे भी कर रहे हैं, दोनों चीजें रहेगी। भला उन लोगों का भी होने दो जो किसी कारण से हमसे प्रत्यक्ष ना जुड़े हो। ओके, नाउ सी, तो ये आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट जैसे यहाँ पे डील कर रखा है, तो ये जो आपके क्लास क्लासेस यहाँ पर आपके बीच में सेगमेंट है जो आ रखा है, वो प्रोबेबली मैं यहाँ पे वापस रिपीट है जो नहीं करूंगा। अब जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो आपके सामने यहाँ पर हो रखा है, तो आप इसको वहां से डील कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ को भी वापस करवाएंगे आपके सामने, तो वहां से आप डील कर सकते हैं। एडवोकेट एक्ट को भी थोड़ा बहुत जानकारी अलग से, मतलब जो मैंने कॉन्सेप्चुअली समझा दिया है उसकी मैं आपको प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, मतलब बात वो की होएगी, बोलने वाला बंदा वही, समझाने वाला बंदा वही, अल्टीमेटली घुमा फिरा के जितनी टॉपिक को डील करने वाला हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इन चीजों को देख के अपने रिमेनिंग पार्ट को भी अच्छे से जरूर कवर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताए क्या, कि कोई भी टॉपिक कहीं से भी पूरा हो, पूरा होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे सेगमेंट को थोड़ा अच्छे से डील जो करते हैं। देखो, हिंदू मैरिज का कानून मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, याद है ना? हिंदू हिंदू मैरिज के अलावा हिंदू सक्सेशन, मैं ही चाहता हूं कि आप उस यूट्यूब की क्लास को एक बार पढ़ें, और मैं आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा टाइम निकाल के। आज जैसे हमारे पास जो भी समय बचा हुआ है ना, इस टाइम को हमें परफेक्टली यूटिलाइज है जो करना है, और इसके लिए शाम दाम दंडभेद तरीके से जैसे भी होगा वी विल डू अप द बेस्ट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज ही आपके बीच में दो दो क्लासेस मैंने प्लान करना स्टार्ट कर दिया है। उसी तरीके से और भी कई चीजें, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स है उसको मैं अलग से लेना चाहता हूँ, ताकि और भी सेगमेंट को अपन ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, चलिए, नाउ सी, एक और बात जो आप लोगों को मेंटली परेशान करी वो भी सुन लीजिए। देखो, हेडेक या टेंशन पालने से सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, 100% सिलेबस नहीं हो रहा है मत करो,
मत करिए 100% सिलेबस, आप सिर्फ 75% सिलेबस कर लो ढंग से, ठीक है, कम समय के अंदर। अब जैसे आप लोगों ने आज तक टैक्सेशन लॉ नहीं पढ़ा ना, तो लालच मत करो। एक तो क्या लालच बुरी बला है, हमको है ना हर चीज आईपीआर 2 नंबर का आता है, लेकिन उस पर ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इतने सारे पढ़ने पड़ेंगे। अब आपका मन लालच कर रहा है 2 नंबर के चक्कर में, उस 2 नंबर के चक्कर में क्या होगा पता है, आप जो नॉर्मली कहीं पे गेन कर सकते थे वो आप नंबर खो बैठेंगे। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग क्या करो, आप लोग फोकस एक बार जो है अपने रिलेवेंट उन टॉपिक्स पे करो जो आपकी मजबूत चीज है। वो याद रखना कि मुझे तुम्हारे उन 100 हथियारों से डर नहीं लगता जिसके साथ तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मेरे को तुम्हारे उस एक हथियार से डर लगता है जिसकी प्रैक्टिस तुमने 100 बार करी है। ओके, इसलिए अगर हम उन चीजों पर फोकस करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। नाउ मूविंग अहेड, तो अब यहां पर आपके बीच में जो सिली मतलब मेन टॉपिक वगैरह है उनके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो आज मैं एक ना मॉमडन लॉ को लेने का प्लान है जो आपके बीच में कर रहा हूं, और वो मॉमडन लॉ आपके मुस्लिम वुमन से जुड़ा हुआ है। कई बार देखा गया है कि वहां से सवाल आ सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स है, और साइमल्टेनियसली 2019 का जो कानून बना था मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट। देखो दो अलग अलग चीजें हैं, आपके सामने स्क्रीन पर मैं ओपन कर देता हूं। इन दोनों कानून को हम साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों लॉ को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली रीरेजो करने वाले हैं। देखिए, तो यहां पर हियर वी हैव, अब देखो मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स 2019 में जो कानून आया था ना, उसने शादी के संबंध में अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात करी। उससे पहले 1986 का जो कानून था वो डाइवोर्स के अंदर जो राइट थे उनको प्रोटेक्ट कर रहा। तो एक तो डिफरेंस याद रखना है, ऐसा नहीं है कि 2019 के कानून ने 1986 के कानून को खत्म कर दिया। 1986 का कानून क्यों आया पता है आप लोगों को, जानकारी होगी कि जो शाह बानो बेगम, तो शाह बानो बेगम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। शाह बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आपके सीआरपीसी का सेक्शन 125 है, जो कि अभी आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर सेक्शन 144 है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो प्रोविजन है ना, ये सेक्युलर नेचर का है। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हिंदू महिला या कोई मुस्लिम महिला या कोई अन्य पारसी या जयूस कोई भी जो महिला है वो उसको अप्लाई करे, तो इट इज टोटली सेक्युलर। तो साबानो के केस को लेकर फिर विरोध हुआ, तो राजीव गांधी की सरकार के पास कई लोग पहुंचे, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के मेल मेंबर उसमें ज्यादा थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो जजमेंट है वो हमारे धर्म के ऊपर आघात है जो करता है। तो इस बात को लेकर उन्होंने राजीव गांधी जी को ये कहा कि देखो आपको हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको वोट है जो नहीं देंगे। तो उस समय राजीव गांधी की सरकार ने क्या कर दिया, ये लॉ है जो बनाया। इस लॉ ने शाह बानो के जजमेंट को एक तरीके से क्या कर दिया, ओवरराइड जो कर दिया। क्या कर दिया, शाह बानो के जजमेंट को ओवरराइड कर दिया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, डोंट कंफ्यूज बिटवीन शाह बानो एंड शायरा बानो। शाह बानो का जजमेंट आपके सेक्शन 144 बीएनएसए से जुड़ा हुआ है, शायरा बानो का जजमेंट ट्रिपल तलाक से जुड़ा हुआ है। तो दोनों चीजों में हमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है जो नहीं रखना है। आई बात समझ में है? वेरी नाइस। अब देखो 1986 का जो जजमेंट है ये किस बारे में बात करता है, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज एकदम क्लियर है। यस और नो? शैल वी मूव अहेड? थैंक यू। ओके, अब देखिए इस कानून में ज्यादा लंबे चौड़े सेक्शंस नहीं है। ये कानून मोटा मोटी रूप से आपके कुछ डेफिनेशंस की बात है उनको डील करना है, और साथ ही साथ में यहाँ पर आपके कुछ मेंटेनेंस को लेकर और खासकर मेहर को लेकर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे बनता है, जो हमें क्या करना है, समझना है। देखो इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने एआई को इस्तेमाल, ओके, मैंने एआई से एक सवाल पूछा हेलो, तो इसने कहा हेलो, मैंने कहा तुम कैसे हो, तो उसने कहा ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनिए, प्रिपेयर a table of the technical words used in Muslim laws। मुस्लिम लॉ कौन सा, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड। एक्चुअल में हम लोग पता है कई बार मुस्लिम लॉ को क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि इस कानून में कई सारे ऐसे उर्दू के अल्फाज यूज कर रखे हैं जो कि हमारे समझ में आते नहीं है। ओके, यूज इन मुस्लिम लॉ, एग्जाम्पल के लिए जैसे हिबा, हिबा को अपन क्या बोलते हैं, गिफ्ट है जो कहा जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से और भी कई सारी चीजें जो होती हैं,
तो एक पेपर टेबल प्रिपेयर कीजिए एंड ऑल्सो मेंशन द हिंदी मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। ओके, तो ये मैंने इसको एक क्या कहा और ये टेबल प्रिपेयर करने के लिए है जो कहा। लेट्स सी, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल को समझ लेते हैं, इस टेबल को ऑब्जर्व करने का प्रयास है जो कर लेते हैं। सी, देखो ये सारे शब्द हैं। हिबा का मतलब क्या होता है, गिफ्ट, यानी कि एक ऐसा उपहार, दान। प्रॉपर्टी एक्ट अगर आप पढ़ोगे तो सेक्शन 122 में वहां पर आ रखा है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में से जो भी कैंडिडेट अगर लिंकिंग टेक्निक को समझ पा रहा है ना, तो अगर कोई वर्ड ऐसा आता है जो मल्टीपल कानून के अंदर है, तो आपको क्या करना चाहिए, उन सारे कानून के अंदर उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हिबा वर्ड आया, हिबा का मतलब होता है गिफ्ट, तो आप लोग यहाँ पर सेक्शन 122 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में भी जाइए, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। इसी तरीके से और कौन कौन से शब्द सॉरी, जैसे मेहर। मेहर का मतलब क्या होता है, पति के द्वारा पत्नी को जो धन दिया जाता है एट द टाइम ऑफ मैरिज, उसको क्या कहा जाता है, मेहर है जो कहा जाता है। मेहर को आप सामान्य भाषा में एक तरीके से, वैसे आप इसको एग्जैक्टली दहेज नहीं कह सकते क्योंकि ये उल्टा अपोजिट है। मुस्लिम लॉ में क्या होता है, शादी जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मुस्लिम लॉ में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो होता है, और हिंदू धर्म में शादी एक संस्कार माना जाता है, एक सैक्रामेंट माना जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको पता है ना, सामने कंसिडरेशन भी आना चाहिए। तो उसमें ये है कि हम लड़की को दे रहे हैं तो सामने से लड़के वाला क्या दे रहा है, लड़का वाला कंसिडरेशन में क्या दे रहा है, तो उसके लिए एक वर्ड हम क्या करते हैं, यूज कर देते हैं, जैसे कि भाई वो मेहर है जो वहां पे दे रहा है। ओके, ये चीज यहां पर क्या होती है, एप्लीकेबल है जो होती है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, तो यहां पे क्या हो गया, इसको बोला जाएगा डॉवर या मेहर। ठीक, तीसरा आपके सामने वर्ड तलाक, जिसको डाइवोर्स कहते हैं। एक वर्ड होता है खुला। खुला का मतलब दोनों ने वाइफ विथ हस्बैंड कंसेंट। आप इसको कह सकते, आप इसमें कह सकते हैं कि डाइवोर्स जिसको वाइफ ने इनिशिएट कर रखा है और हस्बैंड ने कंसेंट है जो दे दी। पत्नी ने तलाक की मांग कर दी, खुलेआम सरेआम पति ने दे दिया। इद्दत पीरियड क्या होता है, जैसे हस्बैंड का डेथ हो गया या हस्बैंड ने तलाक दे दिया, तो कुछ टाइम पीरियड तक जो है उस महिला को रुकना पड़ता है। वो महिला उस टाइम पीरियड में शादी नहीं करती थी। ये जो इद्दत पीरियड है ना, ये बेसिकली क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है महिलाओं का, तो उसको इन्होंने इद्दत पीरियड के रूप में काउंट है जो कर रखा है। तो आपके जो 3 मेंस्ट्रुअल फेज, 3 लूनर मंथ कह दीजिए, वो इसमें इद्दत पीरियड है जो कहलाते हैं। वक्फ का मतलब क्या होता है, तो वक्फ वर्ड को आप ट्रस्ट के साथ कनेक्ट जो कर लो। इसका मतलब आप अगर अपनी प्रॉपर्टी को परमानेंटली रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड दी वक्फ। ओके, फिर ये आपके सामने फरीद है, रूल ऑफ इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार के नियम को ये लोग क्या बोलते हैं, फराइद है जो कहते हैं। निकाह करना, कबूल है कबूल है कबूल है, वो जो 3 वाला पॉइंट है वो मैरिज वाला कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। मुता क्या होता है, मुता यानी कि टेम्परेरी मैरिज है जो होती है, जो शिया लॉ में कंसिडर की जाती है। फिर इजारा, यानी कि आपने क्या कर रखा है, कोई भी चीज जो एक तरीके से किराए पे देना, हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं। काजी कौन है, तो इस्लामिक लॉ के अंदर जो जज साहब होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, काजी साहब है जो कहते हैं। फतवा का मतलब होता है कि किसी भी इस्लामिक स्कॉलर ने अगर कोई भी एक तरीके से अपनी ओपिनियन जारी करी है और वो ओपिनियन ऐसी है कि बाकी लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी, सो दैट इज कॉल्ड फतवा। ओके, इसको क्या कहा जाता है, फतवा है जो कहा जाता है। वसीयत सब आप लोग जानते हो क्योंकि वसीयत हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं। इजमा का मतलब क्या होता है, सहमति। ठीक है, कंसेंसस ऑफ स्कॉलर, इजमा एक तरीके से कहा जा सकता है। कयास क्या हो जाएगा, तो कभी भी किसी भी कानून को आप क्या करते हो, तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद कोई ओपिनियन निकालते हो तो वो उसके अंदर आ जाए। तो अब देखो ये ऐसे कई सारे वर्ड है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये बनती है कि अगर आप मुस्लिम लॉ को और बढ़िया से ऑब्जर्व जो करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि जो मुस्लिम लॉ के जो वर्ड्स है ना, इनके ऊपर हम छोटी सी कमांड बना लें। ठीक है, ये वर्ड्स मैं आपको AIB एग्जाम लिंकिंग ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि इन वर्ड्स को आप क्या करो, एक बार के लिए अच्छे से ऑब्जर्व है जो जरूर करें। ठीक है, इससे पता है क्या होगा कि कहीं कहीं मतलब कि अगर बाई चांस इसी तरह मीनिंग बेस्ड कोई सवाल आ गया तो हम उनको क्या कर सकते हैं, डी है जो कर पाएंगे। और वैसे ये वर्ड्स यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं, और भी कई सारे शब्द होंगे जिन्हें हमें 1 बाय 1 समझना है और फॉलो है जो करना है। अब आ जाओ वापस मेन कानून में। अब देखो, अब ये है आपके 1986 का लॉ।
तो इसमें कई सारे वर्ड दे रखे हैं, फटाफट आइए समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट क्या है, ये जो कानून है वो क्या कर रहा है, मुस्लिम महिलाओं जब उनका डाइवोर्स हो जाता है तो उस केस में उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कहने को प्रोटेक्शन है कि वो क्या करेंगे, इस तरीके से कुछ व्यवस्था करेंगे। कौन? हस्बैंड। पूरे भारत में लागू है जो होगा। डाइवोर्स वुमन का मतलब क्या हुआ, जो मैरिड हुई है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन बाद में जाके उसका तलाक हो गया है, बाय और हैज ऑब्टेन द डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। इद्दत पीरियड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इद्दत पीरियड क्या होता है, अगर 3 मेंस्ट्रुअल, अभी आप में से किसी ने आंसर दिया 90 दिन, ध्यान रखना 90 दिन आंसर नहीं लिखना है। आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये 90 दिन हो रहा है, ठीक बात है, बट यहां पे जो बात आ रही है वो आ रहा है 3 मेंस्ट्रुअल कोर्स, ठीक है। 3 मेंस्ट्रुअल कोर्स जो महिलाओं के मासिक धर्म है वो डाइवोर्स के बाद में, या 3 लूनर मंथ है जो हो गए आफ्टर डाइवोर्स, अगर मान लीजिए उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है तो, ओके। और इफ शी इज एंसिडाइन एट द टाइम ऑफ अ डाइवोर्स, द पीरियड बिटवीन डाइवोर्स एंड द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड, अब अगर वो गर्भवती है तो इस केस के अंदर जो भी पीरियड है कब का, डाइवोर्स से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक का, वो इसमें एक तरीके से इद्दत पीरियड है जो आएगा। तो ये तीनों इद्दत पीरियड है। अगर आपसे पूछे इद्दत पीरियड का पॉइंट कहां दे रखा है, तो आपको कहां पे आना है, 1986 के इस कानून के अंदर है जो आना है। ठीक है। नाउ सी, देखो शायद आप लोगों को जानकारी होगी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी महिला को कभी मेंस्ट्रुअल फेज नहीं आता है, तो इसलिए इन्होंने तीनों चीजों को मेंशन कर रखा है। इनमें से जो भी अर्लियर हो, विच इज अर्लियर, जो भी इनमें से पहले हो, कम हो, वगैरह हो, वो पॉइंट यहाँ पे क्या है आपके लिए कवर है जो किया जाता है। मजिस्ट्रेट का मतलब वही सीआरपीसी वाला, कोई नई बात इसके अंदर है नहीं। अब देखो सेक्शन नंबर 3, मेहर और अदर प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वुमन टू बी गिवन एट हर एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तय कब किया जाता है, शादी के समय, दिया कब जाता है, आपके डाइवोर्स के समय। आपको याद है वो आपकी एक मूवी आई थी हक करके, वो शाहबानो के केस पर आधारित थी। तो उसमें क्या है कि वो जो हस्बैंड है वो इस तरीके से पैसा निकाल के टेबल पे रख देता है कि ये तुम्हारा मेहर, तो वो मेहर यही पॉइंट है, तय करते हैं मैरिज के समय में और देते कब है, एक तरीके से डाइवोर्स के टाइम। डाइवोर्स वुमन को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, ध्यान से सुनना, ये उसके राइट्स हैं, किसके, डाइवोर्स वुमन के। नंबर 1, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू हर विद इन इद्दत पीरियड। देखो क्या लिखा है, इद्दत पीरियड के दौरान मेंटेनेंस मिलना चाहिए। नंबर 1, अगर सी हरसेल्फ मेंटेन द चिल्ड्रन born टू हर बिफोर और आफ्टर हर डाइवोर्स, तो फिर मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड बाय फॉर्मर हस्बैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द रेस्पेक्टिव डेट ऑफ बर्थ, मतलब जन्म से लेकर सिर्फ 2 साल तक। ये कानून बहुत ही पार्शियल तरीके से बना था। आज के समय की अगर आधुनिक मुस्लिम महिला को बोला जाए कि तुम जो है सॉरी तुम जो है वो उससे क्या कर सकती हो, 1986 के कानून में ही मेंटेनेंस लोगी, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। वो सीधी कहां पर 44 बीएनएस के अंदर आती है, मतलब बच्चे के सिर्फ 2 साल तक का मेंटेनेंस आप दोगे हस्बैंड। तो ये पॉइंट यहाँ पे ये सकता है। और अमाउंट इक्वल टू मेहर या डॉवर एग्री टू बी पेड एट हर टाइम ऑफ, जो भी एग्री था, कब एग्री हुआ था, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो डाइवोर्स पे पे किया जाएगा। And all the properties given to her before or at the time of marriage or after her marriage by her relative or friend or the husband, any relative or the husband वगैरह, मतलब जो भी प्रॉपर्टी उसको दी, जैसे हस्बैंड ने भी अगर कोई प्रॉपर्टी दे दी है तो हस्बैंड बाद में प्रॉपर्टी उससे वापस नहीं ले सकता। ये अधिकार मुस्लिम महिला को 1986 के कानून में दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई अमाउंट तय नहीं हो रखा है, रीजनेबल या फेयर प्रोविजन मेंटेनेंस अमाउंट ऑफ मेहर ड्यू वाज हैज नॉट बीन मेड, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और हैव नॉट बीन डिलीवर्ड टू डाइवोर्स वुमन और डाइवोर्स सी और एनीवन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हर, वो क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन देगा कि साहब मेरे को जो है मेहर मिला नहीं है। तो ये पॉइंट यहाँ पर भी आपके बीच में आता है। और जब एप्लीकेशन दी जाती है तो मजिस्ट्रेट साहब उसको डील है जो करेंगे, और इद्दत पीरियड का जो अब ये प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, बताओ भाई कौन से अधिकार है, तो ये अधिकार है इसके महिला के। कहाँ एप्लीकेशन देगी, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एप्लीकेशन देगी। नाउ फर्दर इसमें आपको एक चीज और ध्यान में रखें कि अगर ये देखो पॉइंट पढ़ना, एनी पर्सन जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है सबसेक्शन 3 में, वो बिना किसी वैलिड रीजन फेल हो जाता है,
तो मजिस्ट्रेट में इश्यू अ वारंट, मजिस्ट्रेट उसके खिलाफ वारंट है जो जारी करेगा और उसको ठीक वैसे ही रिकवर करेगा जैसे फाइन की रिकवरी है जो होती है। और इतना ही नहीं, उसको सजा दी जा सकती है। तो आपके 1986 के कानून में सजा कितनी होती है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 साल या भी जब तक पेमेंट नहीं हो जाता। ये दो बातें वहां पर क्या होती है, एप्लीकेबल है जो होती है। और सब सेक्शन 4, अब ध्यान से सुनना, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फॉरगोइंग प्रोविजन, ऊपर जो कुछ भी लिखा है उसको भूल जाइए आप। अगर एक मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाता है कि डाइवोर्स वुमन की वापस पुनः शादी नहीं हुई है एंड इज नॉट एबल टू मेंटेन आफ्टर द इद्दत पीरियड, देखो ये इन्होंने डिस्कशनरी पावर में रखा है कि मजिस्ट्रेट अगर संतुष्ट हो तो कि इद्दत पीरियड के बाद भी जो है वो महिला खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, तो ही में मेक एन ऑर्डर जिसमें वो क्या करेगा, उसके रिलेटिव as would he be entitled to inherit her property on the death according to the Muslim law। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, उसके रिलेटिव को ऑर्डर करेगा कि तुम मेंटेनेंस पे करो। यहां पर कहीं नहीं जो है ना, हस्बैंड को डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा रहा है, इसलिए कानून थोड़ा सा बायस है जो नजर आता है। और मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया है, ये कानून बना ही इसलिए था कि साहबानों के केस को खत्म किया जाए। ओके, साहबानों का केस मुस्लिम महिलाओं के फेवर का एक माइलस्टोन कह दीजिए या फाउंडेशन है जो था वहां पे, रिगार्डिंग डूइंग मैरिज एंड द मीन ऑफ सच रिलेटिव वगैरह जो भी, मतलब जिन रिलेटिव की प्रॉपर्टी वो महिला लेने वाली ना, उन रिलेटिव कहा जाएगा कि तुम इसको मेंटेनेंस से जो दो। फर्दर अब यहाँ पर इन सारी चीजों को छोड़िए और एक मेन बात आपको और बता देता हूं यहाँ पर। जैसे देखो, अगर मान लीजिए डाइवोर्स वुमन है, खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही और कोई रिलेटिव भी नहीं है, और सच रिलेटिव जो है ना उनके पास में पैसे नहीं है कि उनको पे कर सके, तो उस केस में क्या करेगा? तो ऐसे केस में यहां पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, द मजिस्ट्रेट और अदर रिलेटिव हैव नॉट द मीन और टू पे द शेयर्स ऑफ दोज रिलेटिव वो शेयर्स हैव बीन ऑर्डर्ड बाय द मजिस्ट्रेट टू बी पेड। तो मजिस्ट्रेट में, ध्यान से सुनना, यहां पे ऑर्डर आ रहा है, बाय ऑर्डर डायरेक्ट दे सकता है कि जो राज्य का वक्फ बोर्ड है ना, वो जो कि सेक्शन 9 ऑफ वक्फ एक्ट के तहत बना हुआ है, तो ये जो वक्फ बोर्ड है वो क्या करेगा, मेंटेनेंस पे करेगा। अगेन आप देखिए, वक्फ बोर्ड को लायबल ठहरा रहा है, मतलब महिला को ट्रस्ट के हवाले छोड़ रहा है, लेकिन हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं पे कर रहा है। ये बात यहां पर मायने रखती है। अच्छा, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन टू बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सो एंड सो इफ ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट ऑफ द एप्लीकेशन a divorced woman and her former husband declare by affidavit or any other declaration in writing। ध्यान से सुनना, क्या एक मुस्लिम महिला बीएनएसएस के सेक्शन 144 को वेव कर सकती है क्या? तो ये केस आपके सामने आता है सेक्शन नंबर 5। अगर महिला और उसका हस्बैंड एक एफिडेविट के माध्यम से या कोई और डिक्लेरेशन के माध्यम से जॉइंटली या सेपरेटली कि भाई वो प्रिफर टू बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सो एंड सो and file such affidavit of declaration the court hearing, मजिस्ट्रेट फिर उसको अकॉर्डिंग डील इशू करेगा। अब मतलब कि आपको कानून में जाना है तो पहले आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अब जनरली क्या होता है, अब ऐसे केस के अंदर मान लीजिए कि वो एग्री नहीं करे, कौन, हस्बैंड एग्री नहीं करे, तो फिर आप क्या करोगे? तो खैर कई सारी बातें हैं जो इसके अंदर लेकुना को क्रिएट जो करती हैं और उसके अकॉर्डिंग हियरिंग जो है वो तय की जाएगी। अब फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग का मतलब क्या होता है, समन में आपने जो तारीख तय कर रखी है, डिफेंडेंट को समन भेजा, तो समन में जिस तारीख को आपने डेट तय कर रखी है वो आपकी फर्स्ट हियरिंग कहलाएगी। तो ये आपको फर्स्ट हियरिंग में क्या करना है, डील जो करना है वो मायने रखता है। ओके, क्या खाना है सर? कांतिकल खाइएगा, ब्लिंकेट से मिलेगा, औसम है इस प्रोफेशन में। अच्छा, तो मेरे को शेयर करना क्या चीज है ना, वो एक दादी माँ के नुस्खे, तो एक अच्छा नुस्खा होगा तो डेफिनेटली मैं याद करूंगा। ओके, तो आप लोग है ना डीएम कर देना टेलीग्राम पे @जनसुख सब पे। अब वापिस आ जाओ मेन मुद्दे पर, तो क्या आप सीआरबीसी में स्विच कर सकते हो क्या? हाँ, लेकिन शर्त ये है फर्स्ट हियरिंग पे एफिडेविट देना पड़ेगा, बाद में नहीं, बाद में नहीं कर पाओगे। तो इनडायरेक्टली एक तरीके से क्या कर दिया उन्होंने, सीधा नहीं अप्रत्यक्ष रूप से उस कानून को ऑप्शनल बना दिया। बस इतनी बातें आप लोगों को इस कानून के अंदर पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये कानून यहीं पे खत्म होता है। अब आप आ जाओ 2019 में, घबराओ मत, 2019 में छोटा छोटा कानून है। अब यहां पर आप लोगों को क्या करनी है, चीजें समझने की कोशिश है जो करनी है। हे भगवान, तुलसी की पत्ती खा लो,
कॉफलेट की टॉफी खा लो, गर्म पानी में हल्दी और नमक के रात में गले के लिए गुरारे कर दो। थैंक यू सो मच। मैं ये महसूस कर पा रहा हूं कि ऑल ऑफ यू आर केयरिंग अबाउट माई स्टूपिड हेल्थ ना। अपनी हेल्थ मैं ही खराब करता हूँ और कोई खराब नहीं करता है। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। और मैं डेफिनेटली अगर ठीक नहीं होता तो मामला मैं जरूर इसको ऑब्जर्व करूंगा। गुड़ खा लो सर, मैं गुड़ भी खा लूंगा, ठीक है। चलो जी, अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे। सर बाकी सब चीजें छोड़ो, एलेक्स टैबलेट ले लो, आई विल डू इट। अभी आप लोग है ना मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 ले लो। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अब समझना, छोटा सा कानून है। मतलब आप तो भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु एग्जाम के अंदर यहां से सवाल आ जाए, बहुत इजी वही प्रोविजन। सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, घुमा फिरा के 8 सेक्शन है, शॉर्ट टाइटल, कुछ डेफिनेशन दे रखी है। तलाक भी वॉइड एंड इलीगल, ये जो केस आपका आया था ना, तो इस केस को शायरा बानो से कवर कर सकते हो। शायरा बानो केस, यहां से क्या किया जा सकता है, उसको कवर किया जा सकता है। तो कौन से केस में तलाक वॉइड एंड इलीगल होगा। अब देखो, ये टॉपिक समझाने से पहले मुझे आपको एक डायग्राम बताना पड़ेगा। सी, यहां पर मैं आप लोगों को एक सेगमेंट बताता हूं, वेरियस टाइप्स ऑफ तलाक इन मुस्लिम लॉ। अच्छे से समझना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। जितने भी टॉपिक हमारे बच्चे हैं हम आराम से समझने की कोशिश उसको करेंगे। देखो, मुस्लिम लॉ के अंदर तलाक जो है वो कई तरीके का होता है। खासकर आप तलाक को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1, हस्बैंड के द्वारा दिया गया तलाक, वाइफ के द्वारा दिया गया तलाक, और दोनों के द्वारा म्यूचुअल कंसेंट से लिया गया तलाक। आप मोटा मोटी क्या कर दीजिए, इसको एक तरीके से 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। ओके, नाउ यू विल सी कि आपके सामने कौन कौन सी बातें एप्लीकेबल हो रही हैं। तो यहां पर सबसे पहले हस्बैंड कौन कौन सा तलाक दे सकता है। तो देखो, हस्बैंड के द्वारा जो तलाक दिए जाते हैं वो 2 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर दीजिए। एक है जिसको अभी भी अपन अप्रूव्ड करते हैं, और एक है जिसको हमने डिसअप्रूव है जो कर दिया है। और डिसअप्रूव करने का काम शायरा बानो के केस ने किया है। अटेंशन प्लीज, मैं आपको इसके लिए इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। नाउ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सी, अब देखो ध्यान से समझना। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है आपके सामने कि एक होता है तलाक के एहसन, सिंगल प्रोनाउंसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्योरिटी फॉलोड बाय इद्दत पीरियड 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये रिवोकेबल होता है और इसको प्रॉपर है जो माना, मतलब टाइम दिया जाता है सामने वाली महिला को। ये भी आपकी देखो, तलाक उल सुन्नत के भी 2 पार्ट हो गए, तलाक उल एहसन और तलाक हसन। तो अब यहां पर क्या आपके सामने, तो सिंगल प्रोनाउंसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्योरिटी फॉलोड बाय इद्दत पीरियड सुनसो, ये रिवोकेबल तलाक होता है। प्रोनाउंसमेंट वंस इन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव टूअर पीरियड, फर्स्ट 2 कैन बी रिवोक्ड, थर्ड मेक्स द डिवोर्स फाइनल। तो यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी 3 बार बोला जाता है, लेकिन पहले वाले 2 को रिवोक किया जा सकता है वापस। अब समझना, दूसरा है तलाक उल बिद्दत। ये वो तलाक है जिसको अपन ट्रिपल तलाक बोलते हैं। तलाक तलाक तलाक, सिंगल सिटिंग। ऊपर वाले जो दोनों तलाक है ना, वो नीचे वाले से अलग क्यों है, क्योंकि इनमें कई बार भी है ना सिंगल सिटिंग में नहीं हो रहा है। आप ये कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट के अंदर तलाक को डील अपन जो कर रहे हैं। लेकिन ये जो तलाक था, इसमें क्या है कि मान लीजिए अचानक हस्बैंड को गुस्सा आ गया, तलाक तलाक तलाक, तो ये मामला हो जाता है। तो ये जो आपके तलाक उल बिद्दत है, इसको हमने विदा कर दिया। हमने किसको विदा कर दिया, आपको पता है विदाई क्या होती है, विदाई का मतलब टाटा बाय बाय। तो तलाक उल बिद्दत को हमने विदा कर दिया, ठीक है। वो गाना नहीं बना हुआ है, मैनू विदा करो, ऐसा कुछ था, शायद अरिजीत सिंह का था, किसी का था, बड़ा प्यारा गाना था, है ना। तो तलाक उल बिद्दत को हम लोगों ने क्या कर दिया, विदा कर दिया। और विदा किसकी शादी में किया, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की शादी के अंदर किया। और इसके लिए पहले हमने ऑर्डिनेंस पास किए थे, क्योंकि उसमें पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी। फिर 2019 के अंदर इसका कानून है जो बन गया, तलाक उल बिद्दत। ये सुन्नत जो है वो भी, सुन्नत का मतलब होता है आपकी एक कस्टम, ठीक है, वो यहां पर आपके सामने एप्लीकेबल है जो होता है। दिलजीत दोसांझ का गाना है ना, बिल्कुल दिलजीत दोसांझ तो भी छाया हुआ है। MSG मतलब ऐसा इंडोर स्टेडियम जो कि पूरे वर्ल्ड का शानदार है,
वहां पे जाके बंदा 2 दिन बैक टू बैक ऑल टिकट सोल्ड आउट, रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब अलग ही लेवल का। इतिहास में एक बंदा था बिली जॉयल, शायद आप लोगों को नाम पता नहीं होगा। बिली जॉयल करके बंदा था, उसने ये ऐसा टारगेट है जो बनाया था, उसका भी रिकॉर्ड एक तरीके से डायरेक्टली दिलजीत दोसांझ ने जो तोड़ दिया। तो भारत के लिए वाकई में प्राउड की मोमेंट है। बिली जॉय को जानते हो? नहीं जानते। बिली जॉय वो बंदा था जिसने मतलब बहुत प्यारी लाइन लिखी थी। लाइन सुनो, बोलो इरशाद। उसने लिखा था, ऑनेस्टी इज अ लॉनली वर्ड। ऑनेस्टी क्या है? एक बहुत ही एकांत पे रहने वाला शब्द है। एवरी वन इज सो अनट्रू। ऑनेस्टी इज अ लॉनली वर्ड, एवरी वन इज सो अनट्रू। Honesty is hardly ever heard. Honesty is hardly ever heard, and mostly I need from you. And mostly I need, और मैं तुमसे सबसे ज्यादा वही चाहता हूं। इसका सॉन्ग हिट हुआ था जॉनी पीयर का, ऑनेस्टी। एनीवे, गेट बैक टू द मेन थिंग। तो सुन्नत जो है वो एक क्या होती है? प्रथा, कस्टम है जो वहां पे होती है। ओके, चलो। तो तलाक ए हसन और तलाक की अहसन, ये दो अलग अलग चीजें हैं जो होती है। आप लोग ये भी एग्जाम खत्म हो जाए ना, फिर कुछ एक पुराने सॉन्ग सुनना। ये सॉन्ग तो आप लोग जरूर सुनना, मतलब वन ऑफ द माय फेवरेट। मैं कभी कभार क्या कहते हैं उसको, एकांत में सुनता हूँ, है ना। जब पुराना वाला देवदास जग के बैठ जाता है तो सुना करते हैं। देवदास मतलब एकांत की जीवन जो था उसकी बात कर रहा हूं, तुम गलत मत सोचना। नाउ सी, यहां पर आपके सामने ये पॉइंट हो गए। अब देखो और कौन कौन से तलाक है। वाइफ के द्वारा तलाक ए तफवीज। इसमें एक्चुअल में क्या होता है? हस्बैंड तलाक देने की पावर वाइफ को देता है। हस्बैंड तलाक देने की पावर किसको देता है? वाइफ को है जो देता है। इसको कहा जाता है तफवीज। डेलीगेशन को कहा जाता है तफवीज है जो करना। तो उसके बाद वाइफ क्या कर सकती है? तलाक दे सकती है। तो तफवीज करना ये आपके सामने यहां पर एप्लीकेबल है जो होता है ना। म्यूचुअल कंसेंट वाला तलाक, जिसमें खुला तलाक और मुबारक। आप इसको मुबारक को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि दोनों मिलके क्या करते हैं? एग्री जो करता है। दोनों बोलते हैं मुबारका मुबारका, तुम हमसे फ्री हो गए, हम तुमसे फ्री हो गए, मुबारका। इट्स लाइक डाइवोर्स में सेक्शन 13 भी नहीं है वैसा वैसा। तो वो कौन सा तलाक है? जब दोनों म्यूचुअली एग्री होकर एक दूसरे को तलाक दे देते हैं, बधाइयां देते हैं, मुबारका देते हैं, तलाक मुबारक। और एक होता है खुला, जिसमें क्या है कि वाइफ इनिशिएट करती है और हस्बैंड कहता है ठीक है, डन। तो वाइफ का इनिशिएट करना, हस्बैंड का मानना, तो है दोनों की कंसेंट है। तो म्यूचुअल कंसेंट वाले तलाक भी दो तरीके के, खुला और मुबारक। ठीक है। और साथ ही साथ में जो हस्बैंड के द्वारा तलाक दिया जाता है वो भी दो तरीके का। अच्छा, एक लियन वाला मामला भी है। अगर मान लीजिए हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर एडल्ट्री का चार्ज लगाया, तो वाइफ उसके कारण क्या कर सकती है? लियन का मामला डील कर सकती है। तो वाइफ के पास भी दो तलाक, हस्बैंड के पास भी दो कैटेगरीज ऑफ तलाक, जिसमें से एक कैटेगरी तो ऑलरेडी डिसअप्रूव है जो हो गई, और म्यूचुअल कंसेंट की भी दो तलाक। बात फर्स्ट यानी कि जुडिशियल डाइवोर्स अपनी जगह पर है। तो एक 1939 का कानून बना हुआ है जिसमें मुस्लिम मैरिज को डिसॉल्व करने का तरीका भी दे रखा है। तो वो कानून भी वहां पर वर्कआउट है जो कर सकता है। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो तलाक एहसन, तलाक हसन। ठीक है। तो एहसन के अंदर रिवोकेबल ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, रिवोकेबल अंटिल थर्ड प्रोनाउंसमेंट। तलाक की बिद्दत को हम विदा कर चुके हैं। ओके। और तलाक के तफवीज के अंदर वाइफ को अधिकार दिया जाता है तलाक देने का। लियन में वाइफ के खिलाफ कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं एडल्ट्री वगैरह के, तो वाइफ परेशान होकर तलाक दे देती है। खुला के अंदर वाइफ इनिशिएट करती है, हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेता है। मुबारक के अंदर दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए तलाक दे देते हैं। और फर्स्ट के अंदर कोर्ट की डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा तलाक है जो जुडिशियल डिग्री से मुस्लिम महिला को या मुस्लिम हस्बैंड को मिलता है? फर्स्ट। ओके। तो ये पॉइंट रिलेवेंट है। तो क्या आप चाहते हो ये टेबल मैं आपको दूं? अगर ये टेबल आपको चाहिए तो आप लोग जब भी मैं कोई शेर शायरी बोलता हूं तो वाह वाह कर दिया करो, तो ये टेबल दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है। सर, तो जबरदस्ती नहीं हो रही है। अब है तो है। चलो जी, नाउ गेट बैक टू द मेन थिंग। तो ये आपकी तलाक के अलग अलग कैटेगरीज आप लोगों ने पढ़े। और अब मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूं, जो इससे जुड़ा हुआ दूसरा सेगमेंट है, यानी कि 2019 का जो कानून है उसको डील कर। तो कौन सा तलाक वॉइड हुआ है? हमने किसको विदा किया है? एनी वन ऑफ यू? हमने कौन से तलाक को विदा कर दिया है?
हमने तलाक, अरे पहले कुछ बोलूंगा तब वाह वाह करना, पहले से क्यों कर रहे हो? तुम यार गजब ऑडियंस हो, अभी तक कलाकार स्टेज आके डकार भी नहीं मारी है, तुम पहले से वाह वाह कर रहे हो। जब आए तो बोलना। हमने विदा किया है तलाक के बिद्दत को, ठीक है। अच्छा देखो, तलाक लिखना है TALAQ लिखना है, TAL के मत लिख देना। चलो, हमने बिद्दत को विदा कर दिया। और वो कौन सा तलाक है जो दोनों मिलके लेते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से लेते हैं, दोनों मिलके लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जिसमें वो लोग करते हैं मुबारका मुबारका मुबारत वाला। और वो कौन सा तलाक है जिसमें वाइफ इनिशिएट करती है, वाइफ कहती है सुनो जी, ऐसा मुंह खोल के बोलती है, सुनो जी तलाक लूंगी, हस्बैंड कहता है ले ले। खुला तलाक, तलाक कौन सा वाला? खुला वाला इसके अंदर आता है। और वो कौन सा तलाक है जिसमें वो कहते हैं ना कि ये मेरी तरफ से तुमको मैं तरफीज देता हूँ, क्या तफवीज, तफवीज में क्या होता है, जिसमें वो डेडिकेट करता है कि चलो तुम ले लो। वो कौन सा तलाक है जिसमें एडल्ट्री के चार्जेस हस्बैंड लगाता है और इसके लिए वाइफ तलाक ले लेती है? लियन वाला तलाक, ठीक है। चलो ठीक बात है। वो कौन सा तलाक है जिसमें हस्बैंड जो है, बस अब ज्यादा तलाक तलाक नहीं करते, फिर भी एक सवाल पूछने दो, वो कौन सा तलाक है जिसमें दो प्रोनाउंसमेंट तक तलाक को रिवोक कर सकता है, लेकिन तीसरे प्रोनाउंसमेंट का तलाक इररिवोकेबल बन जाएगा। तीसरे के बाद में तलाक क्या हो जाएगा, एक तरीके से इररिवोकेबल है जो हो जाएगा, तलाक के हसन। ओके, और बस लगभग लोग सारे पॉइंट हमें डिस्कस कर दिए। अच्छा, वो कौन सा तलाक है जो जुडिशियल डिक्री से डील होता है? फस्क, क्या बोलेंगे इसको? फस्क है जो अपन कहेंगे। अब आप आ जाओ यहां पर। सी, सब्सटेंस अलाउंसेस देना, माइनर चाइल्ड की कस्टडी, ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा वगैरह वगैरह। मैं आपको अंदर की बातें पढ़ा देता हूं, क्योंकि मैं जहां तक मैं जानता हूं आप लोगों ने मुस्लिम लॉ के अंदर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रखी है, नहीं कर रखी है ना, इसलिए। देखो तुम लोगों को याद हो रही है चीजें, याद हो रही है ना, तो मेरे को बताओ गिफ्ट को क्या बोलते हैं? गिफ्ट को हम मुस्लिम भाषा में क्या बोलेंगे? हबीबी, हम तुम्हारे लिए हिबा लाया है, मतलब गिफ्ट लाया है ना। तो आप अरब देशों में जाओगे ना, वो लोग ऐसी बात करते हैं, माशाअल्लाह हबीबी हम तुम्हारे लिए नाजूर का हिबा लेकर आया है, जो चांद तारों के पास के दरमियान पाया जाता है। ज्यादा हो गया, सॉरी। तो हिबा बोला जाता है गिफ्ट को। ओके, तो ये पॉइंट आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, an act to protect the right of married Muslim women to prohibit the divorce, to prohibit, देखो क्या इसके अंदर क्या है, एक तो राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा कौन से डाइवोर्स को प्रोटेक्ट करना, मतलब उसको प्रोहिबिट करना। तो ये आपके सामने यहां पर है जो आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस एक्ट को हम ये कहेंगे पूरे भारत में लागू होगा। 19 सितंबर को एक कानून है जो लागू हो रखा है। इलेक्ट्रिक फॉर्म क्या होता है, आईटी एक्ट में जो मतलब वो यहां पर आ जाएगा। मजिस्ट्रेट का मतलब फर्स्ट क्लास, तलाक का मतलब बिद्दत या एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक, जो कि आपके मुस्लिम लॉ के अंदर आए जाते हैं। अगर कोई भी तलाक शब्दों में वाइफ को दिया जाए स्पोकन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, शैल बी वर्ड इन लीगल। तो एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक बाय मुस्लिम वुमेन अपॉन हिज वाइफ बाय वर्ड्स इधर स्पोक। अब देखो इन्होंने तो बड़ा खतरनाक लिखा है, ये कह रहे हैं कि शब्दों से अगर मुस्लिम मैन ने कोई भी तलाक दिया है तो वो एक तरीके से वर्ड इन लीगल है जो हो जाएगा। आगे देखो, प्लस क्या लिखा हुआ है, पनिशमेंट, मतलब ये तो इन्होंने मना कर दिया कि खाली आप वर्ड से तो तलाक नहीं दे सकते। आप जो ये व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं कि हमें तुम पसंद नहीं हो, तलाक तलाक तलाक, अब वो नहीं कर सकते। पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक, अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड जो तलाक रेफर टू इन सेक्शन 3 अपॉन हिज वाइफ शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स। तो ये आपने ये एक साथ बैठ के तलाक 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 दिया ना, तो फिर आपको एक नहीं दो नहीं 3 साल तक जेल के अंदर भी रहना पड़ सकता है। अब आपको पता है ये कानून जो है वो दो चीजों के बारे में डील कर रहा है। तलाक की बिद्दत और अदर सिमिलर फॉर्म। क्या इसका मतलब इसमें सारे तलाक कवर हो रहे हैं क्या? नहीं, इस कानून में तलाक का मतलब ही तलाक की बिद्दत है। इस कानून में इन्होंने एक तरीके से तलाक का मतलब ही तलाक की बिद्दत के हिसाब से बताया है। ये बाकी के तलाक के बारे में बात नहीं कर रहा है, खुला ना मुबारक वगैरह कुछ भी नहीं। यहाँ पे तलाक का मतलब तलाक की बिद्दत या अदर सिमिलर फॉर्म, मतलब और भी कोई आपके मुस्लिम लॉ के अंदर ऐसा कुछ हो तो उसके अंदर आ जाएगा। आपको पता है एक इंटरप्रिटेशन का सिद्धांत है, नॉसिटर असोसिस। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको जाना जाएगा आपकी संगति से, ठीक है। अब जैसे आपके
पेरेंट्स हैं, फैमिली वाले हैं, वो ये देख रहे हैं अच्छा हाँ तनसुख सर की क्लास में बैठे आए क्या, या तनसुख सर की क्लास अटेंड कर रही है, चलो कोई बात नहीं, फिर इसका मतलब पढ़ाई कर रही होगी। नॉसिटर सोर्सेस, मतलब आप लोगों को सिंसियर माना जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप एक सिंसियर टीचर से पढ़ रहे हो। वैसे खुद की तारीफ करनी नहीं चाहिए, गलत बात है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, नॉसिटर सोर्सेस, आपकी सोसाइटी से आपको रिकॉग्नाइज करना। तो यहां पे अदर सिमिलर फॉर्म का मतलब क्या निकलेगा? तलाक की बिद्दत के साथ कनेक्ट करना। ये पॉइंट यहां से कनेक्ट हो रहा है। अब इसमें वाह वाह करने वाली क्या बात है? तुम लोग मजे ले रहे हो मेरे, हैं चीज में वाह वाह करने लग गए। एनीवे, ये तो ऑनलाइन क्लास, अगर मान लो गलती से ऑफलाइन अपन अटेंड कर रहे हो तो तुम लोग को पढ़ा नहीं देते नहीं। चलिए, अब यहाँ पे इन्होंने ध्यान रखना है दोनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? 3 और 4, एंड दीज आर द मेन सेक्शंस, दीज आर द मेन सेक्शंस। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपन। तो फर्दर क्या लिखा हुआ है? सब्सिस्टेंस अलाउंसेस का मतलब जीवन निर्वाह भत्ता देना। ये वैसे सीपीसी के अंदर भी दिया जाता है, जब आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट जो कराते हो ना, तो वहां पर भी वो चीज ऑब्जर्व जो करनी होती है। सी, without prejudice to generality of provision contain any other law for the course, a married Muslim woman upon whom talaq is pronounced shall be entitled to receive from her husband such amount of such allowances for her and dependent children, जो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा डिसाइड किया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कोई फिगर फिक्स नहीं कर रखा है, ना महर का नाम लिखा है ना कुछ और। माइनर चाइल्ड की कस्टडी की जहां तक बात है तो क्या लिखा हुआ है? नॉट विथ स्टैंड एनीथिंग सो एंड सो, a married Muslim woman shall be entitled to the custody of her minor child in the event of pronouncement of talaq by her husband. ठीक है, इन सच मैनर एज डिटरमाइंड बाय द मजिस्ट्रेट, तो वाइफ को कस्टडी भी मिल जाएगी। ऑफेंस कॉग्निजेबल है यहाँ पे, एनी ऑफेंस पनिशमेंट दिस एक्ट वो क्या होगा? कॉग्निजेबल होगा। मतलब कॉग्निजेबल होने का मतलब क्या? तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार है जो कर सकती है। और साथ ही साथ में क्या होता है पता है? अगर कॉग्निजेबल केस है तो एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। इफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड कमीशन ऑफेंस इज गिवन टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बाय द मैरिड मुस्लिम वुमन अपॉन whom तलाक इज प्रोनाउंस्ड, और कोई भी व्यक्ति जो उसका रिलेटिव है। एनी ऑफेंस पनिशमेंट, ये क्या होगा? कंपाउंडेबल होगा। वाइफ चाहे तो हस्बैंड को माफ भी कर सकती है एट द इंस्टेंस ऑफ मुस्लिम वुमन। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस इन दिस एक्ट शैल बी रिलीज ऑन बेल अनलेस मजिस्ट्रेट ऑन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द एक्यूज्ड और आफ्टर हियरिंग द वुमन इज सेटिस्फाइड। मतलब बेल को लेकर भी बहुत रिजिड प्रोविजन है जो बनाए गए हैं यहाँ पे। ये चीज ऑर्डिनेंस जो पास किया गया था वो ऑर्डिनेंस पूरे खत्म हो जाते हैं, तो बस ऑर्डिनेंस क्या है तो बहुत बेसिक बात है। तो ये है ना, ये कानून किससे जुड़ा हुआ था? आपके 2019 के लॉ से जुड़ा हुआ था। तो ये पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या क्या सवाल आपसे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, मैं पूछ लूं आप लोगों से? चलो ठीक है, मैं कुछ सवाल पूछता हूं, आप लोग आंसर दो। रेडी? नंबर 1, वो कौन सा तलाक है जो 2019 एक्ट में कवर किया गया? फटाफट आंसर आना चाहिए। वो कौन सा तलाक है जो 2019 के कानून में कवर किया गया? तलाकुल बिद्दत या उसके जैसा कोई फॉर्म। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने इस तरीके से तलाक दे दिया तो उसको कितनी सजा मिल सकती है? आंसर दीजिए, कितनी सजा दी जा सकती है? 3 साल की। बहुत बढ़िया। ये जो 3 साल की सजा का अपराध है वो कौन सा मजिस्ट्रेट डील करेगा? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजीएम या एसीजीएम? कौन डील करेगा? कौन सा मजिस्ट्रेट उसको डील करेगा? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजीएम, एसीजीएम? तो फर्स्ट क्लास डील है जो करेगा। वेरी गुड। ये जो अपराध है, ये अपराध कैसा है? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल? कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल? कॉग्निजेबल, चलो ठीक बात है। इसमें जो एफआईआर है वो या तो वाइफ लिखवा सकती है या वाइफ का जो रिलेटिव है वो लिखवा सकता है। क्या ये बात सही है? हाँ या ना? क्या ये बात सही है? यस और नो? यस, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। चलो ठीक बात है। जब तक वाइफ को नहीं सुना जाता बेल नहीं दी जाएगी। क्या ये स्टेटमेंट सच है? ये तुम लोग कहते हो ना कि सर एग्जाम के अंदर ये जो ट्रू फॉल्स वाले सवाल आते हैं उसमें हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो परेशान नहीं होना है, फोकस करना है। क्या बेल का एप्लीकेशन अगर इस कानून में आता है तो वाइफ को सुने बिना बेल नहीं दी जाएगी? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक बात है। इसमें अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कितना होगा वो कौन तय करेगा? मजिस्ट्रेट तय करेगा। ये बात भी सही है। बच्चे की कस्टडी जो है वो माइनर बच्चे की कस्टडी हस्बैंड के पास रहेगी। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बच्चे की स्टडी हस्बैंड के पास रहेगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? हाँ या ना? देखो एक मिनट बात याद रखना। एग्जाम के अंदर
ये जो रीजन एसेशन वाले सवाल आ जाए या ट्रू फॉल्स वाले सवाल आ जाए, घबराना मत। पहले ये देखना कि यार ये कॉन्सेप्ट कनेक्ट किससे हो रहा है, फिर उस जगह पे जाना और चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आपको आधे से ज्यादा सेगमेंट वहीं पे समझ में आ जाएगा। ओके नाउ अब हम और आगे बढ़ते हैं। हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। रुके न तू, झुके न तू, चला चले अतीत के प्रमाण से भविष्य के निर्माण तक। यस अब देखो एक और मैं आपको पॉइंट समझा देता हूं जो कि आपके डाइवोर्स से जुड़ा हुआ है। फिर क्या है कि डाइवोर्स का सेगमेंट यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है आपके सामने। सर मेरे को तो मुबारक वाला अच्छे से समझ में आया, चलो बढ़िया बात है, जो भी समझ में आना चाहिए। देखो जी, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939, दो कानून काम के हैं, एक तो 1937 और एक 1939। सी यहां पर भी ज्यादा सेक्शन नहीं है, छोटा सा कानून है, लेकिन ध्यान रखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 2, ग्राउंड ऑफ डिक्री फॉर डिसोल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ तो, कोर्ट के द्वारा जो डाइवोर्स दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या था उसके अंदर, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कोर्ट के द्वारा जो डाइवोर्स दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्लीज ये मत कहना कि मैं भूल गया। फर्स्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं। इसमें आपको एक तो ग्राउंड समझने हैं कि मुस्लिम लॉ डाइवोर्स के क्या ग्राउंड हो सकते हैं। ठीक है, नोटिस टू बी सर्व, जो हस्बैंड के हेयर उनको नोटिस देने वाली बात, अगर धर्म परिवर्तन कर दिया है इसका इफेक्ट क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, और जो राइट्स टू डॉवर है क्या वो भी प्रभावित होगा क्या, ये बातें, चार बातें आप लोगों को समझनी है। आपको पता है हस्बैंड के हेयर को नोटिस कर देता है जब हस्बैंड लापता हो जाए। कई बार क्या है कि हस्बैंड जो है ना वो गायब हो जाता है। फिर अच्छा एक बात बताओ, कितने सालों तक जो व्यक्ति रात दिन उसकी आवाज सुनते हैं, रात दिन उसको जानते हैं पहचानते हैं, कितने सालों तक वो व्यक्ति अगर उसको नहीं सुने तो ये माना जाएगा कि दैट पर्सन इज डेथ? कितने साल तक? गजब यार, तुम तो हाथ आंसर दे रहे हो। तो फिर मेरे को ये भी बताओ, कितने सालों में अगर किसी व्यक्ति को देखा गया है किसी के भी द्वारा तो ये माना जाएगा कि वो बंदा जिंदा है? कितने सालों तक? 30। शाबाश। कितने साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश किया जाए तो कोर्ट ये मानेगा कि हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है उस समय ऐसा एग्जीक्यूट हुआ होगा? 5 साल। बहुत बढ़िया, ठीक है यार, तुमको बहुत ज्यादा आता है, रहने देता है। वापिस आ जाता है। सी तो यहां पर ये जो 1939 का जो कानून है ये एक तरीके से सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब मुस्लिम महिलाओं के लिए बात कर रहा है, मेनली इसमें दोनों पॉइंट को कवर किया जाता है। बट फिर भी इस एक्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि रिनाउंसिएशन ऑफ इस्लाम बाय मैरिड वुमन, देखो ये भी लिखा है। कई बार उसमें क्या होता, महिलाएं जो है ना वो इस्लाम को ही छोड़ रही थी, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी जारी कर दिया। इट इज एक्सपीडिएंट टू कंसिडर क्लैरिफाई द प्रोविजन ऑफ मुस्लिम लॉ रिलेटिंग टू आपके सूट फॉर डिसोल्यूशन है। देखो मुस्लिम लॉ पूरा का पूरा कोडिफाइड नहीं है। ठीक है, कुछ एक पार्ट ही है। ग्राउंड फॉर डाइवोर्स फॉर डिसोल्यूशन, क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं? देखो जी, अगर हस्बैंड 4 साल से लापता है, उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा है, 4 साल तक डाइवोर्स दिया जा सकता है। हस्बैंड ने नेग्लेक्ट कर दिया है वाइफ को 2 सालों तक, मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, उसके खाने पीने के लाले पड़ गए, डाइवोर्स दिया जा सकता है। कौन देगी? वो मैरिड वुमन। ओके, या फिर हस्बैंड ने सेंटेंस टू इम्प्रिजन, हस्बैंड को सजा मिल गई है 7 साल से ज्यादा की, मैं लिखता चला जाता हूं, वेयर अबाउट 4 साल तक, नेग्लेक्ट 2 साल तक, सजा मिल गई 7 साल के अपराध के अंदर, या हस्बैंड जो है वो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर पा रहा है 3 साल तक, हस्बैंड जो है नपुंसक इंपॉर्टेंट है जो हो रखा है, मैरिज को कंज्यूम नहीं कर सकता, और हस्बैंड जो है वो इंसेन हो गया है, पागल हो गया है 2 साल तक, या उसको बहुत खतरनाक संक्रामक बीमारी है जो हो गई है, तो और या फिर सी हैविंग बीन गिवन
इन मैरिज बाय फादर और अदर गार्जियन बिफोर शी अटेन द एज ऑफ 15 ईयर्स। बाल विवाह के जैसा प्रोविजन है, मतलब उसको जो है 15, देखो मुस्लिम लॉ के अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है पुबर्टी। पुबर्टी का मतलब ये होता है कि जो मुस्लिम लड़की है उसने पुबर्टी की एज तब वो गेन करती है जब वो 15 साल की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 ईयर्स से पहले अगर उसको दिया गया तो वो रेपुटेड है जो कर सकती है, या फिर उसके हस्बैंड ने उसके साथ क्रुअल्टी है जो कर रखी है, क्रुअल्टी कर रखी है, तो ये पॉइंट यहाँ पर हमने कवरेज होता है। कई बार पता है क्या होता है, किसी भी कानून के बारे में या किसी भी धर्म के बारे में हमको आधी अधूरी जानकारी होती है और आसपास से उसकी कमियां गिनाई जाती है। हर धर्म अपने फॉलोअर्स को बचाने का काम करता है, तो मुस्लिम धर्म में भी कुछ ऐसे प्रयास हो रखे हैं। अब आप देखो 1939 के अंदर मुस्लिम महिलाओं को क्रुअल्टी से बचाने के लिए कानून है जो पास हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम हुई थी 1947 से लेकर आपके बाकी के टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि पहले जो इंग्लिश रूल था, अंग्रेज जो कानून बना रहे थे वो दोनों को ध्यान में रख के बना रहे थे, मेल को और फीमेल को। बीच में जो सरकारें आई इन्होंने वोट बैंक के चक्कर में मुस्लिम महिलाओं को थोड़ा पीछे छोड़ने का काम ज्यादा कर दिया। अदरवाइज आजादी से पहले अगर देखेंगे तो 1939 में, मतलब यू कैन इमेजिन 1955-56 में हिंदू मैरिज एक्ट आता है, और उससे पहले लगभग 15-16 साल पहले मुस्लिम का एक लॉ आता है जो क्या कहता है उनको प्रोटेक्शन है जो दे रहा है। या अटेम्प्ट टू फोर्स, मतलब वो उसको जबरदस्ती वेश्या बनाने के लिए, इमोरल लाइफ जीने के लिए मजबूर है जो करता है, या उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहा है किसी हस्बैंड उसकी वाइफ की, या उसको एक तरीके से धार जो प्रोफेशन है उसको ऑब्जर्व करने की मना कर रहा है। और या फिर मान लीजिए, देखो मुस्लिम धर्म में 4 वाइफ अलाउ हो सकती है, लेकिन एक नियम है, चारों वाइफ्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मोर वाइफ देन वन डज नॉट ट्रीट हर इक्विटेबली। खैर अब पुराने जमाने में, आज के टाइम में 4 छोड़ो 2 भी मेंटेन करने की हिम्मत किसी की नहीं होगी यहाँ पे, या विद द इंजेक्शन ऑफ द कुरान वगैरह वगैरह, तो इक्विटेबली इसको फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। नाउ, या अन्य कोई भी ग्राउंड जो उसको वैलिड फॉर द डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज, वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो उसमें डील किए जा सकते हैं, कोई भी अदर ग्राउंड जो ठीक लगे। अब एक चीज और, अगर हस्बैंड 4 साल से लापता है, कितने साल तक लापता होना चाहिए, 4 साल, तो उसके लीगल एड्स को नोटिस दिया जाता है, उसकी मदर को नोटिस देंगे, भाई को नोटिस देंगे, उसके पिता को नोटिस देंगे कि भाई तुम्हारा बेटा 4 साल से घर पे नहीं आया। तो ये मामला यहाँ पे एप्लीकेबल है जो होता है। सर अभी भी 4 का रूल है क्या? रूल तो पहली बात, उसको रूल मत बोलो, ये कस्टमरी पार्ट है जो हुआ करता था, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है अभी भी है, लेकिन क्या है कि आप गवर्नमेंट जॉब में फिर एलिजिबल नहीं हो पाते। एक तो गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबिलिटी खत्म हो गई है, इसलिए लोगों ने एक से ज्यादा की हिम्मत छोड़ दी है, और दूसरा ये कि नारी सशक्तिकरण हो चुका है, इसलिए एक से ज्यादा 2 की कोई हिम्मत करता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने, मतलब अभी पति हिंदू हो या पति मुस्लिम हो, दोनों के केस के अंदर नारी प्रबल है और प्रबल रहनी चाहिए, क्योंकि नारी देवी है और देवी जितनी सुपीरियर है उतना ठीक है। एनीवे, मूविंग अहेड। नाउ नोटिस टू बी सर्व ऑन द हेयर्स ऑफ हस्बैंड, ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि नोटिस दिया जाना चाहिए यहाँ पर वगैरह वगैरह, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन वो हैड बीन, जो उसके हेयर्स हैं, वारिसान है वगैरह वगैरह, उनको व्यक्तिगत रूप से सर्व करना होगा। अगर धर्म परिवर्तन करा देंगे तो क्या होगा, अगर कोई मैरिड मुस्लिम वुमन अपना धर्म परिवर्तन कर देती है तो क्या इससे ऑटोमेटिकली उसकी डिसोल्यूशन हो जाएगा कि मैरिज का? ध्यान रखना, रिनाउंसिएशन ऑफ इस्लाम बाय मैरिड मुस्लिम वुमन टू अ फेथ अदर मुस्लिम शैल नॉट बाय इटसेल्फ ऑपरेट टू डिसॉल्व हर मैरिज। तो ऑटोमेटिकली क्या नहीं होगा, वहां पे जो उसका मामला जो है डाइवोर्स में नहीं जाएगा। बीच में ऐसा हुआ कि एक मुस्लिम महिला ने धर्म परिवर्तन कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसको मतलब डाइवोर्स ही मान लेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये कानून यहाँ पर एप्लीकेबल है जो होता है। एंड आफ्टर सच रिनाउंसिएशन और कन्वर्जन वुमन शैल बी एंटर्ड ऑप्टेन डिग्री फॉर डिसोल्यूशन। हाँ, वो क्या कर सकती है, इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकती है, लेकिन ऑटोमेटिक डाइवोर्स है जो नहीं माना जाएगा। नथिंग कंटेन दिस एक्ट, ये जो कानून है वो कहीं पर भी डॉवर के अधिकार को प्रभावित है जो नहीं करेगा। पर बड़ी बड़ी बातें आपके 1939 के इस कानून के अंदर लिखी हुई थी। तो आज हम लोगों ने 3 बातें समझने की कोशिश करी। आज का हमारा मेन जो मुद्दा था वो बेसिकली जेंडर इक्वलिटी इन मुस्लिम लॉ, उस टॉपिक को हम लोगों ने क्या किया, कवरेज जो किया। 3 कानून आपके बीच में आए, 1939, 1986, 2019, इन तीनों लॉ को डील कर लेना। नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत और कुछ बातें हैं जो बताऊंगा जो कि बड़ी रिलेवेंट है जो होगी।
सर 4th ईयर तक हस्बैंड का पता, ये पॉइंट दोबारा समझा दीजिए। देखो क्या होता है, हस्बैंड घर से बाहर निकल गया, 4 साल तक हस्बैंड कहाँ है कोई खबर नहीं है। हस्बैंड ना तो हस्बैंड कांटेक्ट कर रहा है, ना उसका कोई एड्रेस मिल रहा है। इसको कहा जाता है वेयर अबाउट्स नहीं मिलना। तो 4 साल तक हस्बैंड का वेयर अबाउट्स अगर नहीं मिले तो फिर क्या किया जा सकता है, इस केस के अंदर जो डाइवोर्स है जो दिया जा सकता है। ओके। सर नारी देवी है, इसलिए कुछ नारी अपने हस्बैंड को ड्रम के अंदर पैक कर देती है। देखो आप लोगों को एक बात बताऊं, इफ यू अलाउ मी, और ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं ये मतलब लिंक से हटकर है। 3 बातें ध्यान से सुनना मेरी, उसके बाद अपनी जिंदगी में जो डिसीजन लेना वो ले लेना। पहला डिसीजन, औरत को गोल्ड पसंद है, उसको धन संपत्ति पसंद है, ठीक है, उसको हर ऐशो आराम पसंद है, लेकिन औरत ये जितना भी गोल्ड वगैरह है वो किससे मांगती है, अपने हस्बैंड से मांगती है। क्या कभी किसी और से मांगती है क्या? पहला पॉइंट सोचना है इसके बारे में जरूर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जहां पर आप क्या करते हो, औरत को अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली को एक्सटेंड करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझते हो। अगर औरत नहीं होगी तो मान के चलना कि तुम्हारा नाम तो कब का खत्म हो जाएगा। इसमें कोई दौरा ही नहीं है कि समाज के अंदर अपना वंश एक औरत के कारण आगे बढ़ता है। और जिस समय महिला की डिलीवरी होती है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिलीवरी के समय एक लड़की, एक महिला जितना पेन सहन करती है, उतना पेन पूरे जीवन काल में एक इंसान, एक मर्द सहन नहीं कर सकता। और एक बहुत ही बात कही गई है कि जितना खून आदमी अगर थोड़ा सा साल भर में नहीं बह पाता ना, उतना खून वो भगवान उस औरत से 1 महीने में मांग लेता है। ठीक। तो कभी है ना, औरत के जीवन के अंदर अपन अगर उसके लहजे से जानकर देखेंगे तो ऑलरेडी बहुत सफर करवा रखा है। तो अगर कुछ एक आधे एक्सेप्शन निकल जाते हैं तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि यार सारी महिला प्रजाति खराब है, नहीं, कभी मत कहना। जीवन के अंदर अगर एक भी औरत ऐसी बची है जो अपने सत्व को, जो अपनी पवित्रता को मेंटेन करके चल रही है, मेरा ये मानना है कि पूरी दुनिया की औरतों को उस एक औरत के कारण रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। बराबर। हम उल्टा सोच रहे हैं, हम 2-3 महिलाएं जिन्होंने अपने पति को मार दिया उसके लिए ये सोच रहे हैं। आप ये भी तो सोचो कि पति को मारने के लिए उकसाने का काम भी तो एक मर्द ने किया था। वो जो बॉयफ्रेंड था वो कौन था? उसने उसको, देखो भगवान ने औरतों को थोड़ा सा मेंटली सेंटिमेंटल बनाया, इमोशनल है जो बना रखा है। तो उनके इमोशन का बेनिफिट ले कौन रहा है? एक दूसरा मेल पर्सन ले रहा है। तो एक मेल पर्सन, औरत तो सिर्फ मीडियम बनी है। जितने भी केसेस हुए उन सारे केसेस के अंदर क्या एक थर्ड बॉयफ्रेंड नहीं था क्या? उस केस के अंदर था ना। वो बॉयफ्रेंड कौन था? क्या वो लड़की थी? वो एक लड़का था। तो एक लड़के ने उस औरत का माइंड मैनिपुलेट किया और उसके बाद, और ये तो कुछ ही किस्से हैं जब सामने आ रहे हैं। इसके अलावा भी भारत में ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जहां पर महिलाओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, और कई हद तो इतना बेकद्र किया जाता है कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप सही मायनों में लॉ के स्टूडेंट हो ना, तो मैं आज आप लोगों को एक बात इतनी सी जरूर कहना चाहता हूं, नेवर बी जजमेंटल। कभी जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जिस कोख से हम आए वो भी एक माँ है, और जिस कोख से आपका जीवन साथी आपके वंश को आगे बढ़ाने जा रहा है वो भी किसी की माँ है। तो चंद, क्या कहते हैं उसको, पत्तों के गिर जाने से पतझड़ नहीं मरा करता। करेक्ट। तो कुछ एक चीजों से हमें कभी भी नेवर जज। तो फीमेल कम्युनिटी, हम नहीं समझ सकते औरत को। हाँ वो सेंसिटिव है, उसको जैसे कहता है ना कि पति पत्नी में डाइवोर्स होता है, हर केस में जिम्मेदारी पति की होगी। वहां पे क्यों होगी पता है? पत्नी को, उसको उसके फादर ने बहुत ही मतलब सेंसिबल तरीके से पाला पोसा होता है। हाँ ठीक है, आज के समय में कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए, लेकिन ये कोई पहले थोड़ा ना, सतयुग में नहीं होता करते थे क्या? मुझे एक बात बताओ, हम लोग जिस भगवान राम को बहुत डिवोटी मान के चलते हैं, तो उस समय सीता मैया ने भी तो एक जिद करी थी ना। क्या वो जो गोल्डन हिरन वाली जिद है वो जिद नहीं थी? करी तो थी, करी थी ना। तो उनके लिए तो हम कोई ऐसा शब्द नहीं कहते। तो इसलिए अपनी धर्म पत्नी के लिए या किसी की भी धर्म पत्नी के लिए, किसी भी महिला के लिए हमें कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, करने दो। ओके, यू आर द मैन, यू आर रेस्पॉन्सिबल। और वैसे भी एक शब्द है रेस्पोनेंट सुपीरियर। तो अगर आपको ईश्वर ने सक्षम बनाया है फिजिकली,
तो आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए सोसाइटी के अंदर बैलेंस बनाने के लिए, ना कि सोसाइटी के बैलेंस को तोड़ने के लिए। ये मेरे वर्ड्स हमेशा याद रखना। पढ़ाई लिखाई सारी दुनिया कर रही है, लेकिन अगर हम अपने अंदर उन संस्कारों को जन्म नहीं देंगे ना, तो ये पढ़ाई लिखाई सब साइड पे रह जाएगा। आपने देखा ना, दिल्ली के उस जज ने सुसाइड कमिट कर ली, सही तो वो भी नहीं हुआ, गलत ही हुआ। ऐसी और भी कई सारी शादीशुदा महिलाएं होती है, वो आज क्या करती है, खुद को खत्म कर देती है, ट्रेन के आगे कूद जाती है। आप कभी इमेजिन कर सकते हो कितना मुश्किल होता होगा। सुसाइड करना जिंदगी का सबसे बड़ा टफ काम है। सामने से ट्रेन आ रही है, आप खड़े हो, पैर धूल जाते हैं, अगर हम देखते हैं कि अरे ट्रेन आ रही है, आप खुद हटा देते हैं खुद को। इसलिए सोसाइटी के बैलेंस को बनाने के लिए आगे वो संयम रखो, ध्यान रखना। जिस इंसान ने पेशेंस रखना सीखा, जब वाइफ किसी कारण से चिल्ला रही है, सुन लो। अपनी धर्मपत्नी अपने ऊपर ही चिल्ला रही है, दुनिया दुनिया को चिल्लाने नहीं देती, आप ये भी देखो। और एक मजेदार बात बताऊं मैं आपको, आखिरी चीज, लास्ट 1 मिनट। देवता है तो राक्षस भी होता है। अगर 90% औरतें अच्छी है, तो 10% औरतें ऐसी भी है जो चरित्र हनन करके क्या कर देती है, सामने वाले को तबाह कर देती है। आपकी लाइफ के अंदर वाइफ इज द ओनली पर्सन, वो आपको उन चरित्रहीन महिलाओं से बचाती भी है, जो आपको तबाह कर सकती है ना। हम लोग कई बार देखते हैं जिसमें मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी महिलाएं जिनको एडिक्शन अलग पड़ जाता है, और वो सिर्फ 4 या 5% होगी। 95% गर्ल्स, 95 फीमेल आज भी जो है ना, अपनी मर्यादा को समझती है, जानती है ना। तो वहां पे वो जो 4-5% ऐसी महिलाएं है ना, जो आपको तबाह कर सकती है, जो आपको खत्म कर सकती है, आपके ऊपर कैरेक्टर एसिनेशन के आरोप लगा के आपको क्या कर सकती है, बिल्कुल बाहर कर सकती है। ऐसे केस में कौन प्रोटेक्ट करता है आपको? आपके वाइफ। So we need to think about it. And every religion is amazing. हर धर्म जो है अपने आप में बहुत शानदार होता है। ओके और कोई आपका कंसर्न है तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, डीएम है जो कर सकते हैं। आई एम सॉरी अगर मैं इमोशनल होकर कोई बात अगर आपको कह गया हूं, तो मुझे इतना अधिकार नहीं है कि मैं आप लोगों को ज्यादा प्रवचन दूं, लेकिन कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोई लॉ का स्टूडेंट अपनी चीजों को भूल जाता है, तो मेरा मन ये कहता है कि मैं उसको वापस समझाने की कोशिश करूं। ओके, थैंक यू। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।